बीए पार्ट 1 पेपर नंबर 2 लोक प्रशासन। पेपर नंबर 2 भारतीय लोक प्रशासन। हमने इन दिनों अपनी चर्चाओं में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है यह समझा। हमने उनके निर्वाचन पद्धति जिसके अंदर के अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग होता है यह जाना। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है जिसमें वरीयता मतदान वाली पद्धति इस्तेमाल की जाती है। और हमने यह भी जाना कि इसमें कैसे मतों की गणना एक विशेष प्रकार से की जाती है, क्योंकि जो मतदाता करते हैं, जो मतदान करते हैं, जो मतदाता हैं, जो हमने जाना था कि भारत के सभी राज्यों के निर्वाचित व्यवस्थापिका के सदस्य तथा विधानसभाओं के सदस्य तथा सभी निर्वाचित सांसदों से मिलकर बनते हैं। तो ये मतदाता जब राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं तो यह एक वरीयता के द्वारा मतदान करते हैं। उसमें एक वरीयता सूची बनाते हैं। जो भी कैंडिडेट्स राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए खड़े होते हैं उनको वह एक वरीयता प्रदान करते हैं और ऐसी वरीयता के द्वारा ही उन मतों का गणना होती है। तो हमने अपने पिछले लेसन्स में मतों की गणना कैसे की जाती है, मतों के ऊपर क्या वैल्यू, उन पे क्या मूल्य रखा जाता है एक मत पे, यह सब हमने विस्तार से समझा। जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है तो उनको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति भवन में दिलवाई जाती है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनको ये शपथ दिलवाते हैं, जैसे मैंने बताया। और यह उनका 5 साल का कार्यकाल आरंभ करते हैं। राष्ट्रपति बनने के पश्चात राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं और वो कैसे कार्य करते हैं, इस बारे में चर्चा हम आज से शुरू करेंगे। हमने जैसे पहले भी आपको अपने चर्चाओं में बताया है कि भारत के राष्ट्रपति विधि के हिसाब से, जिस तरह संविधान में लिखा हुआ है विधि के हिसाब से, तो वो बेहद शक्तिशाली व्यक्ति हैं। और दूसरी तरफ हम जब उन्हें संवैधानिक दृष्टिकोण से देखते हैं और हम उन्हें राजनीति शास्त्र के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम पाते हैं कि भारत के राष्ट्रपति एक संवैधानिक अध्यक्ष हैं। वास्तविक शक्तियां तो कार्यपालिका मंत्रिमंडल के अंदर स्थापित होती हैं, यानी जो कार्यपालिका के अंदर अन्य लोग हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, उनमें वास्तविक शक्तियां निहित रहती हैं और राष्ट्रपति एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में हमें दिखाई देते हैं। यह अनुच्छेद 53 के अंदर हमें समझ में आता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में, जिसमें कि लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति
राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अब उनके अधीनस्थ अधिकारी कौन हैं? उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के सदस्य। हम इसे संविधान के आर्टिकल 74 से भी जोड़ के देखते हैं, जहां हम पाते हैं कि लिखा है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और वे राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करेंगे। ये हम आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 पे हम बाद में आएंगे, और जब हम प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद और उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम राष्ट्रपति के कार्य और उनकी कार्यप्रणाली को समझने के लिए हम इस और ध्यान देते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति हैं, वो जो उनके पास शक्तियां निहित हैं संविधान के अंदर, उन शक्तियों का प्रयोग वे स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। यह आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 के अंदर यह व्यवस्था रखी गई है। अब राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं और वो इनका प्रयोग कैसे करते हैं, इसको विस्तार से समझने के लिए हम उनको दो भागों में बांटते हैं। दो प्रकार की शक्तियां हम अनुभव करते हैं। पहली तो वो जो वो साधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त करते हैं, और ऐसी साधारण परिस्थितियां शांतिकालीन परिस्थितियां होती हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं शांतिकालीन शक्तियां। और दूसरी उस प्रकार की शक्तियां होती हैं जो असाधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त होती हैं, और ऐसी शक्तियों को हम आपातकालीन शक्तियां कहते हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियां हम दो मुख्य बिंदुओं के अधीन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। उनमें पहले हम ध्यान देते हैं शांतिकालीन शक्तियों में। राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियां जो वे साधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त करते हैं। जो शांतिकालीन शक्तियां हैं, उनमें सबसे प्रथम जो शक्ति हम समझेंगे वह है उनकी कार्यपालिका शक्तियां। देखिए, आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 जो मैंने अभी अभी आपसे तो 2 मिनट पहले बोला, उसके अनुसार यह लिखा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। यह जो अनुच्छेद है, यह जो आर्टिकल है, आर्टिकल 74, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे संविधान में, जो यह बताता है कि भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध क्या है और उनकी ड्यूटीज क्या है, उनकी कर्तव्य क्या है। इस अनुच्छेद के अंदर यह स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अब यानी मंत्रिपरिषद के बारे में हम संविधान में जब गौर करते हैं तो कहीं और कोई और विस्तार से बातें नहीं आती हैं। केवल यही आ रहा है कि मंत्रिपरिषद होती है जिसका काम क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देना। और राष्ट्रपति के पास कौन से काम होंगे, एक तो हम, और वो किस तरह अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। दो आर्टिकल्स को हम कंबाइन करते हैं, आर्टिकल 53, आर्टिकल 53, अनुच्छेद 53, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जिसमें लिखा हुआ है कि संघ के कार्यपालिका शक्ति
राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो यानी राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग या तो खुद करेंगे या उससे अधीनस्थ लोग करेंगे। और आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। यानी हम दोनों आर्टिकल्स को जब कंबाइन करके देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए जो मंत्रिपरिषद है उसके थ्रू वो अपना काम करेंगे, उसके थ्रू वो काम करेंगे, उनके जरिए वो काम करेंगे। और दूसरा ये समझ में आता है हमें कि राष्ट्रपति इनकी सलाह लेंगे। दूसरा जो भाग है आर्टिकल जो है 74 का, उसमें जो उन्होंने लिखा है कि भाई एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यानी राष्ट्रपति जो भी काम करेंगे, अपने जो भी कृत्य करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उसमें वो ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। यानी बात ये आ रही है कि क्या राष्ट्रपति सलाह के अनुसार कार्य करेंगे, राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से हम देखें तो समझ पाएंगे कि राष्ट्रपति अपने कृत्यों को इन सलाह के बगैर नहीं कर सकते और राष्ट्रपति को इन सलाह को मानना जरूरी हो जाता है आर्टिकल 74 के तहत। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ आपके समझने के लिए, ये मैं आपको गौर दिला रहा हूँ। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें लिखा है आर्टिकल 74 का कि राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। कैसी सलाह? मंत्रिपरिषद की सलाह, जो उनको सहायता और सलाह देने के लिए बनाई गई है। मंत्रिपरिषद क्यों बनी है? पूरा आर्टिकल 74 वापस रिपीट करता हूँ। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। अब इससे ये बात क्लियर हो रही है कि राष्ट्रपति स्वयं कोई कार्य कर सकते हैं या मंत्रिपरिषद की सलाह ही लेनी है। मुख्यतः ये इससे क्लियर हो रहा है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होगी कोई भी कार्य करने में। और दूसरी बात, जो भी सलाह उनको दी जाएगी राष्ट्रपति वैसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। तो राष्ट्रपति की शक्तियां इस आर्टिकल के अंदर डिफाइन हो रही हैं दो आर्टिकल्स में, आर्टिकल 53 और आर्टिकल 74। एक आर्टिकल कह रहा है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे, ये आर्टिकल 53 बोल रहा है। और दूसरा आर्टिकल 74 ये बोल रहा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। बाद में इसमें एक चीज जोड़ी गई, संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया 1978 के अंदर, और वो संविधान 40वां संशोधन हुआ, जिसके द्वारा अब संविधान में यह स्थिति है कि उसी जो हमने जो आर्टिकल अभी आपको आर्टिकल 74 बताया था उसी के अंदर फिर आगे लिखा गया कि परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। यानी आर्टिकल 74 के तहत जब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कोई सलाह देती हैं, कोई एडवाइस उनके सामने प्रेजेंट करेंगी और मान लीजिए राष्ट्रपति को वो सलाह
थोड़ी सी उसके अंदर उनका ऑब्जर्वेशन है कि वो सलाह को चाहते हैं कि उसको दोबारा उस पर विचार किया जाए। वो सलाह उन्हें ऐसी लग रही है कि जिसपे कोई जल्दबाजी हो गई है या राष्ट्रपति उससे सहमत अभी पूरी तरह नहीं है। तो वो पहले वाला जो हमने अभी आर्टिकल 74 बताया उसके अनुसार तो ये लिखा है कि राष्ट्रपति को की सहायता और सलाह के लिए ही एक मंत्रिपरिषद बनी हुई है और राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। तो कंप्लीटली बाउंड है वो कि भाई जो एडवाइस उनको मिलेगी उसी एडवाइस से वो काम करेंगे। लेकिन अब मान लीजिए ऐसी एडवाइस को वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को और थोड़ा सा और स्पेसिफिक बनाने के लिए, थोड़ा सा और स्पष्ट करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया 1978 के अंदर, जिसे 44वां संशोधन कहते हैं। और उसमें जोड़ी गई ये बात कि ऐसी सलाह को वो पुनर्विचार करवा सकते हैं मंत्रिपरिषद से। और उसमें यह भी जोड़ा गया कि ऐसा पुनर्विचार कराने के पश्चात जो उन्हें सलाह मिलेगी वो उसके अनुसार कार्य करेंगे। यानी एक पुनर्विचार वाली व्यवस्था उसके अंदर डाल दी गई। और यह पुनर्विचार मंत्रिपरिषद दोबारा करके और पुनः वही विचार वो राष्ट्रपति के समक्ष पेश कर देते हैं। तो अब पुनर्विचार वाला मामला भी पूरा हो गया। तो फिर उसमें लिखा हुआ है कि पुनर्विचार के लिए बोलेंगे और ऐसे उसके पश्चात दी गई सलाह राष्ट्रपति उस पर कार्य करेंगे। तो यानी राष्ट्रपति जो भी मंत्रिपरिषद से सलाह मिलती है उसको एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यह हम आर्टिकल 74 से समझ पा रहे हैं। तो हम आर्टिकल 73 और आर्टिकल 74 को जब हम कंबाइन करके देखते हैं तो हमें भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां नजर आती हैं। उसमें हमें यह समझ में आता है कि भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष हैं और उनको सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे, यह आर्टिकल 74 कह रहा है। आर्टिकल 53 यह कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका वो प्रयोग स्वयं या अपने से अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। तो आर्टिकल 74 में अगर संशोधन नहीं होता तो उसका मीनिंग ये रहता कि राष्ट्रपति को जो भी सलाह दी जा रही है उसको वे अपना दिमाग लगाए बगैर स्वीकार करते रहेंगे और आदेश निकलवाते रहेंगे। जो भी मंत्रिपरिषद से सलाह आती है उसको वो हूबहू मतलब ऐसे ही इन टोटो वो उसको आगे प्रेषित कर देंगे ऐसा आदेश। लेकिन जब 1978 में 44वां संशोधन आया उसके पश्चात उसके अंदर ये बात जोड़ दी गई कि राष्ट्रपति ऐसी सलाह जो सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई है उनको ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेंगे। यानी वो एक बार पुनर्विचार के लिए उस सलाह को भेज सकेंगे और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो हम कार्यपालिका शक्तियों के बारे में आर्टिकल 53 और आर्टिकल 74 को कंबाइन करके यह समझ पाते हैं कि कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं और उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उनको सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति साधारणतया ऐसी सलाह के अनुसार का ही कार्य करते हैं। उनको कोई और तरीके से कार्य करने का प्रावधान संविधान में नहीं मौजूद है और वह जो सलाह उन्हें दी जाती है उसको साधारणतया वो मानते रहते हैं और नहीं तो वो एक बार किसी भी सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज सकते हैं। और जब मंत्रिपरिषद उन्हें ऐसी सलाह वापस विचार करके उनको वापस पकड़ा देगी कि हाँ साहब हमारे ये आता है, हमारा ये विचार है हमारा, तो उस पुनर्विचारित विचार को राष्ट्रपति को लागू करना होगा। यह संवैधानिक स्थिति है
कार्यपालिका के संदर्भ में। आज हम इतनी चर्चा करते हैं और इन्हीं शक्तियों को आगे विस्तार से अगली कक्षा के अंदर, अगले लेसन में हम चर्चा करते हैं। धन्यवाद।